नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल लखनवाली में फिर से एक बार स्वागत करते हैं। दोस्तों 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर हम संधि का टॉपिक स्टार्ट किया था हमने, और आपको हम बता रहे हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के अंदर हमने आपको बताई थी कि किस प्रकार से विसर्ग के स्थान पर स होता है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था जैसे कोई भी उदाहरण है जिसमें विसर्ग है तो उसमें विसर्ग के स्थान पर स कैसे होता है, उसके अलावा विसर्ग को ऊ कैसे बनता है। ये हम दो नियम आपको बता चुके हैं, यानी किस प्रकार से आपका स होगा विसर्ग के स्थान पर और किस प्रकार से ऊ होगा। उसके जो सूत्र थे उनको हमने अच्छे से समझाया। यदि आपने वीडियो को नहीं देखा है तो आप अच्छे से देखिए पहले उनको, निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा, ऐसी हम आशा करते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से सब कुछ आपको मैटर करवाया जाएगा, जो भी 10वीं के अंदर आपका जो मैटर है। विशेषकर हम आपको बात कर रहे हैं व्याकरण की। दोस्तों व्याकरण का लगभग आपका जो मैटर है वो आपके 50 नंबर के आसपास आपका व्याकरण से रिलेटेड मैटर है, व्याकरण से जुड़ा हुआ मैटर है। ठीक है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जैसे व्याकरण का सीधा सा मैटर तो जैसे कि कारक, समास, संधि वगैरह हैं। इसके अलावा जहाँ जहाँ पर व्याकरण समाहित है, जहाँ जहाँ पर व्याकरण आती है, उन सबको मिलाकर के यदि हम बात करें तो लगभग 50 नंबर की आपकी व्याकरण आने वाली है। दोस्तों लगभग 50 नंबर की। यदि आपको पता है कि 50 नंबर आप अच्छे से मतलब तैयार कर लेते हो तो कोई भी आपको फर्स्ट डिवीज़न होने से नहीं रोक सकता है। ये हमारी गारंटी, यकीन और विश्वास है। दोस्तों यदि आप भी चाहते हो इतना अच्छे से तैयारी करना और एकदम अच्छी परसेंट बनाना और अच्छा कुछ आगे करना, तो बस देर किस बात की, अभी फटाफट चैनल से जुड़ जाइए और अच्छे से तैयारी करने के लिए अपने चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए। आज हम बात करेंगे बच्चों विसर्ग के स्थान पर र कैसे होता है, यानी विसर्गस्य रेफः। समझ के बात को, विसर्ग के स्थान पर र कैसे होता है, कौन सा सूत्र है, उसको हम समझेंगे। कैसे उदाहरण इसमें आ सकते हैं, उदाहरणों को हम कैसे बनाते हैं, संधि युक्त उदाहरण कैसे बनेंगे और किस प्रकार से उसमें क्या परिवर्तन होगा, सारा कुछ आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको सूत्र बताएंगे कि विसर्गस्य रेफः जो आपका है, आज हम पढ़ने वाले हैं विसर्गस्य रेफः, यानी विसर्ग को कैसे रेफ होता है। ठीक है, क्या होता है रेफः, विसर्ग को किस प्रकार से रेफ होता है, यानी विसर्ग जो है वो कैसे रे में परिवर्तित होता है। इसके विषय में आज हम आपको बहुत ही सरल तरीका से बताएंगे बच्चों, बहुत ही आसान तरीका से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हम सूत्र की बात करते हैं। सूत्र है बहुत ही आसान सा है, इचोशी विसर्गस्य रेफः, ये सूत्र है पूरा। ठीक है, इचोषि विसर्गस्य रेफः, ये आपका सूत्र है बच्चों। तो देखिए आप सूत्र को पहले समझिए, इचोषि विसर्गस्य रेफः। ठीक है, पहले हम सूत्र के एक एक शब्द को बता देंगे, उसके बाद में इसमें जो प्रत्याहार है, जो मुख्य बात आपको समझनी होगी उसको हम आपको समझाएंगे। दोस्तों जो भी विद्यार्थी पूरा वीडियो सुनेगा, पूरा वीडियो अच्छे से देखेगा ईमानदारी से, उसको समझ में आएगा, ये गारंटी है हमारी। यदि आप अच्छे से नहीं देख पाओगे, बीच बीच में से काट दोगे, पूरा वीडियो अच्छे से नहीं सुनोगे, तो दोस्तों समझ में आएगा या नहीं आएगा इसकी हम गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि ये ग्रामर है। दोस्तों ग्रामर आपको अच्छे से जब सुनोगे मन से, ईमानदारी से, तभी समझ में आती है बच्चों। ठीक है, जैसे गणित होती है ना, उसी प्रकार से व्याकरण होती है। चाहे वो किसी भी भाषा की बात करें, चाहे वो हिंदी की बात करो, संस्कृत की, अंग्रेजी, किसी भी कोई भी भाषा हो सकती है, वो आपके एक प्रकार से गणित की तरह ही चलती है। इसमें भी वही नियम होते हैं, वही सूत्र होते हैं। बस ये सूत्र समझ गए तो आप कोई भी सवाल कर सकते हो। इसी प्रकार से यहाँ पर आप कोई भी उदाहरण बना सकते हो। चलिए, तो रेफा का मतलब क्या होता है बच्चों, सबसे पहले यहाँ बता, रेफा का मतलब होता है र। ठीक है, रेफा का मतलब र से होता है और विसर्गस्य का मतलब विसर्ग होता है। अब यहाँ पर दो शब्द आए, इचो अशी। ठीक है, इचो यशी यानी कि एक तो हुआ इच और एक हुआ अश। ये दो शब्द हैं जो आपको अच्छे से समझने हैं और इसी पर टिका हुआ है इस सूत्र का अर्थ। पहले तो मैं आपको इस सूत्र का अर्थ बताता हूं। ठीक है, इस सूत्र का अर्थ है बच्चों, सबसे पहले मैं आपको इसका अर्थ बताता हूं बच्चों कि इसका अर्थ क्या होगा। तो अर्थ हो जाएगा इसका, इच प्रत्याहार के बाद वाले विसर्ग के स्थान पर
इच प्रत्याहार के बाद वाले विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। बाद में यदि अश प्रत्याहार में से कोई भी वर्ण हो तो, बाद में यदि अश प्रत्याहार में से कोई भी वर्ण हो तो, ये इसका अर्थ है। मतलब क्या हुआ, दोबारा सुन लो चाहो तो आप। सूत्र कह रहा है कि इच प्रत्याहार के बाद वाले विसर्ग के स्थान पर, इच प्रत्याहार के बाद में जो विसर्ग मिलेगा उस विसर्ग के स्थान पर रेफ हो जाता है, यानी कि र हो जाता है, यदि बाद में अश प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो तो। चलो इसी बात को अब मैं आपको बहुत ही अच्छे से उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा और इसको एक स्ट्रक्चर के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा दोस्तों, घबराने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल। आपको इस चैनल पर सब कुछ मिलेगा जो भी आपके एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को हमने सारा कोर्स करवा दिया है, ऐसे आपके सब कुछ आपका भी मैटर हो जाएगा। तो देखो, हमने आपसे कहा और आपको शॉर्ट तरीका में कैसे समझा सकते हैं वो आपको बता रहे हैं हम यहाँ पर। देखो यहाँ पर आप ऐसे समझें, देखिए इच, ठीक है, ये हमने लिखा इच, इसके बाद में यहाँ पर हम लिख रहे हैं विसर्ग, ठीक है, और इधर आ जाएगा आपका अश। ये आपकी कंडीशन रहेगी इसमें बच्चों, ठीक है। अब इस कंडीशन को समझो, ये का यही आपका सूत्र का अर्थ हमने बताया था। ये इसका मतलब है कि इच प्रत्याहार है, ये इच है, ये इच क्या है और अश क्या है इसके बारे में अलग से बताऊंगा मैं अभी सिर्फ ये समझो कि इस सूत्र का अर्थ क्या निकल के आया। इच के बाद में जो विसर्ग होगा, ये वाला इच के बाद में जो विसर्ग होगा, ये इच के बाद में जो विसर्ग होगा, ठीक है, इस विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है, इस विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है, यदि विसर्ग के बाद में अश प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो तो, या अश प्रत्याहार में से कोई भी वर्ण आ जाए। अब अश प्रत्याहार में बहुत सारे वर्ण आते हैं, उनमें से कोई भी वर्ण यदि आ जाता है तो आप विसर्ग के स्थान पर र कर लोगे। यही इस सूत्र का अर्थ है बच्चों। बात समझ में आई कि नहीं आई? दोबारा से सुन लो। इच प्रत्याहार है, ठीक है, इच प्रत्याहार क्या है वो बताएंगे, अभी टेंशन मत करो आप। इच प्रत्याहार के बाद में विसर्ग जो है, इस विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है, यदि इस विसर्ग के बाद में अश प्रत्याहार का कोई भी वर्ण मौजूद हो तो ये काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। तो आशा करते हैं ये सूत्र आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों आप, ठीक है, बाद में समझने के लिए, पढ़ने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इच प्रत्याहार आएगा सबसे पहले तो, ठीक है, उसके बाद में विसर्ग दिखेगा आपको। समझ रहे हो बात को? कैसे दिखेगा मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे मानो कि एक उदाहरण है हरी ही, ऐसे जैसे मान लो एक उदाहरण है हरी ही, समझ रहे हो बात को? अब ये हरी ही जो उदाहरण है, हमने आपको कहा कि आपको सबसे पहले इच मिलेगा, तो आप इसमें हरी में देखो इच, यानी लास्ट स्वर देखो इसका ई है, लास्ट स्वर क्या है? ई। अब आपको पता है कि इच जो है एक प्रत्याहार है और इस प्रत्याहार में ई भी आता है, यानी सारे स्वर आते हैं इसमें, केवल अ या आ को छोड़ दो बस, अ और आ को छोड़ करके सारे स्वर आते हैं इच प्रत्याहार में। अब देखो हरी ही में ई मिल रहा है, अब इसके बाद में आपको विसर्ग मिलेगा, तो मिल गया कि नहीं? इच यानी कि हरी में ई, उसके बाद में विसर्ग मिला, इस विसर्ग को आपको क्या करना है? रे कर लेना है। बाद में अश प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो तो, हमने अभी इसमें अश प्रत्याहार लिखा नहीं है कुछ भी, तो यहाँ पर आप लिख दोगे मुनि हरी ही इति। अब हरी ही इति ऐसा मान लो लिख देते हैं हम, हरी के बाद में इति और लिख देते हैं ऐसे, हरी ही इति। तो अब विसर्ग के बाद में क्या चाहिए? अश प्रत्याहार का कोई भी वर्ण होना चाहिए। तो ई जो है ये वाला ई, ये भी अश प्रत्याहार में आता है। अब ये तो अश प्रत्याहार क्या है तब आपको अच्छे समझ में आएगा, इच प्रत्याहार क्या है ये समझोगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा।
तो ये तो हमने केवल एग्जाम्पल बताया है कि इच के बाद में विसर्ग कैसे मिलता है और विसर्ग के बाद में अश प्रत्याहार कैसे मिलता है। तो चलिए अब हम इसको आपको अच्छे से और बताते हैं कि इच प्रत्याहार क्या है और अश प्रत्याहार क्या है। ये दोनों समझ में आना बहुत ही कंपलसरी है दोस्तों। जब तक ये दोनों चीज़ आपको समझ में नहीं आएंगी ये सूत्र आपको बिल्कुल भी पल्ला नहीं पड़ेगा, यानी कुछ भी आपके समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं, इसमें आपको बताते हैं कि एक तो इच प्रत्याहार, ठीक है, और एक आपको बताना है अश प्रत्याहार। क्या बताना है? अश प्रत्याहार। बात समझे? अब देखेंगे यहाँ पर सिंपल है, इच प्रत्याहार जो है, इच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, मैं चलो पूरे वर्ण लिख देता हूँ। इच प्रत्याहार के अंदर देखो ई, समझ रहे हो, एक तो ई आएगा, उ, री, री, ए, ओ, आई और औ। ठीक है बच्चों, ये जो वर्ण आप देख पा रहे हैं, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ, इन सब का नाम इच है। यानी इन सबको मिलाकर के एक शॉर्ट में नाम दिया इच। क्या नाम दिया? इच। बात समझ गए? अब हमने कहा कि भाई इच प्रत्याहार के वर्ण कोई भी हो सकता है, तो इच के बाद में विसर्ग मिलेगा आपको। ठीक है, तो इच का मतलब क्या हुआ? ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ, इनमें से कोई भी वर्ण यदि आ जाता है। अभी हमने एक उदाहरण बताया था ना आपको, हरी ही, तो हरी में आपको ई मिल रहा था। ऐसे मान लो कोई दूसरा नाम आ जाए, जैसे भानु आ गया तो भानु में उ मिल रहा है। ठीक है, मातृ आ गया तो री मिल रहा है। ठीक है, ऐसे कुछ भी मिल जाए लास्ट में, अब उसके बाद में विसर्ग मिलेगा फिर आपको। ठीक है, अब उस विसर्ग के स्थान पर आप क्या करोगे? रे करोगे। विसर्ग के स्थान पर क्या करोगे? रे। लेकिन उस विसर्ग के बाद में अश प्रत्याहार का कोई भी वर्ण होना जरूरी है। अश प्रत्याहार वाला कोई भी वर्ण होना बहुत ही जरूरी है, यानी होना चाहिए। अश प्रत्याहार का कोई भी वर्ण होना चाहिए। अब अश प्रत्याहार क्या है ये समझना है आपको। ठीक है, तो अश प्रत्याहार में आपको समझना है कि सभी वर्गों का तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर और पांचवा अक्षर। हमने आपको पहले ही बता दिया कि वर्ग कितने हैं, 5 वर्ग होते हैं संस्कृत के अंदर, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। यानी क से कैसे बोलोगे? क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, व, भ, म। समझ गए? इनको कहते हैं वर्ग वाले व्यंजन, यानी वर्ग के वर्ण हैं ये। तो हमने आपसे कहा कि इनमें आपको सारी लाइन बोलनी है और सारी लाइन बोल करके उसमें से आपको तीसरा, चौथा, पांचवा छांटना है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ, जैसे क, ख, ग, घ और ङ। बात समझ रहे हैं? अब इसमें आपको ऐसे ही सारी लाइन लिख लेनी है। क के बाद में कौन सी लाइन आती है? च की लाइन आती है। च, छ, ज, झ, ञ, फिर ट, ठ, ड, ढ, न, फिर त, थ, द, ध, न, फिर प, फ, व, भ, म। बात समझे? अब हमने कहा कि इन सभी वर्गों में से तीसरा वर्ण कौन सा? तीसरा। तो बताइए तीसरा कौन सा है? तो क, ख, ये तो हो गया पहला, दूसरा, तो तीसरा ये रहा। फिर चौथा वर्ण ये रहा, फिर पांचवा वर्ण ये रहा। तो ये हो गए आपके तीसरे, चौथे, पांचवे। तो इसका नाम हो गया तीसरा वर्ण, इसका नाम हो गया चौथा वर्ण और इसका नाम हो गया पांचवा वर्ण। इसको कहते हैं एक, ये तीसरा, चौथा, पांचवा। तो आशा करते हैं ये बात समझ गए होंगे आप, तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होता है। समझ गए बच्चों? ऐसे ही आपको च की लाइन में देख लेना है, च, छ, ज, झ, य। ऐसे ही आपको ट की लाइन में ट, ठ, ड, ढ, ण। ऐसे ही प, फ, व, भ, म। उसमें भी तीसरा, चौथा और आपको पांचवा छांट लेना है। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए बच्चों, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। तो अब हम आपको बता क्या रहे हैं? अश प्रत्याहार। तो अश प्रत्याहार में आपको एक तो क्या याद रखना है? तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो कोई भी वर्ग का। एक बात तो ये, इसके अलावा स्वर, इसके अलावा स्वर सारे के सारे आ जाएंगे आपके। ठीक है, सारे ही स्वर आ जाएंगे। अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ, ये स्वर हो गए। तो सारे के सारे स्वर। इसके अलावा ह, य, व, र और ल। ठीक है, ह, य, व, र, ल, ह, य, व, र, ल।
ये सारे वर्ण मिला करके इनका नाम हुआ अश। इन सभी वर्णों को कहते हैं अश। तो अब आप समझ गए होंगे कि अश क्या है, अश प्रत्याहार किसे कहते हैं। अब देखो, हमने कहा कि जो अश प्रत्याहार का वर्ण है वो कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा विसर्ग के बाद में। कहाँ पर ढूंढना है, विसर्ग के बाद में ढूंढना होगा आपको, यानी विसर्ग के बाद में ढूंढना है। और विसर्ग से पहले क्या ढूंढना है, ये इच का प्रत्यय, इच वाला वर्ण ढूंढना है आपको विसर्ग से पहले। तो जैसे हमने कहा ना हरि ही, तो विसर्ग से पहले हरि में क्या है, ई, ठीक है, और बाद में ढूंढना है अश, ठीक है। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। इच क्या है समझ में आ गया होगा, अश क्या है समझ में आ गया आपके। बहुत अच्छी बात है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या आप काफ़ी में नोट कर सकते हो। जब भी आप वीडियो देखो सुनो तो आप अपने पास में काफ़ी पेन रखिए, उसमें जो भी आपको अच्छा लगता है मैटर, जो भी इंपॉर्टेंट लगता है उसको तुरंत नोट कर लीजिए। वीडियो को रोक करके आप स्टॉप कर लीजिए और उसको अच्छे से देख लीजिए। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बच्चों, ये बात आप समझ गए होंगे। तो अब इसमें हम उदाहरण बताते हैं कि किस प्रकार से विसर्ग को रे होता है और उसमें कैसे रूप बनता है। चलिए, बस यही समझना था। यदि आप सूत्र समझ जाते हैं तो आप कितने भी उदाहरण बना सकते हैं। हमने आपको पहले भी कहा था कि भाई जो व्याकरण है वो एक प्रकार की गणित है। जिस प्रकार गणित में सूत्रों के बिना काम नहीं चलता है, उसी प्रकार जब तक इसमें सूत्र नहीं समझोगे, इसकी गणित नहीं समझोगे व्याकरण की, तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो देखिए, सबसे पहला उदाहरण है, बहुत ही सिंपल सा है। मुनि ही धन इति। देखिए, मुनि ही धन इति, ये उदाहरण है। अब इसमें हमने जो सूत्र बताया था उस सूत्र के हिसाब से आपको इसमें अप्लाई करना है। हमने आपको सूत्र बताया था बच्चों, एक बार पुनः हम आपको याद दिलवा रहे हैं। यहाँ पर सूत्र हमने बताया था कि इच ऐसे, और आगे विसर्ग बताया था ऐसे, उसके बाद में हमने अश बताया था ऐसे, ठीक है। मतलब इच मिलेगा सबसे पहले तो, और उसके बाद में विसर्ग मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में आपको विसर्ग के बाद में अश मिलेगा, तभी जाकर के आप यहाँ पर इस सूत्र से काम कर सकते हो। क्या, विसर्ग के स्थान पर रे का काम। अब देखो, मिलान करिए इसमें। इच प्रत्याहार में हमने आपको बता ही दिया कि भाई ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, ये सब वर्णों का नाम इच है। इनमें से कोई भी वर्ण मिल सकता है। तो देखिए, मुनि में आपको लास्ट में क्या दिख रहा है, ये विसर्ग से पहले आपको कौन सा स्वर दिख रहा है, ई। तो क्या दिख रहा है, ई दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है कि नहीं, ई ऐसे, ये आपको ई दिख रहा है। तो इच में आ गया, बिल्कुल सही है। तो बस यहाँ तक तो बात आपकी हो गई, ये शर्त तो पूरी हो गई आपकी यहाँ तक की। अब आगे आपको क्या मिलेगा, इच के बाद में विसर्ग मिलेगा। तो विसर्ग भी मिल रहा है आपको मुनि ही में, तो ये विसर्ग मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब इसके बाद में विसर्ग के बाद में क्या मिलना चाहिए, अश प्रत्याहार। तो अश प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, हमने आपसे कहा कि तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आएगा। तो देखो, तीसरा, चौथा, पांचवा है क्या, नहीं। इति में तो ई आ रहा है, स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो स्टार्टिंग वाला ही देखना है आपको। तो तीसरा, चौथा, पांचवा नहीं, तो तीसरा, चौथा, पांचवा नहीं आ रहा है, ये भी कैंसिल हो गया। अच्छा, और भी बच रहे हैं अभी तो, और क्या बच रहा है, स्वर बच रहे हैं। हमने बताया ना, तीसरा, चौथा, पांचवा स्वर और ह या वरल ये सब मिला के अश कहलाते हैं। अब स्वर भी है इसमें। तो अब देखिए, ई जो है वो स्वर में आता है क्या, बिल्कुल आता है, हो गया काम आपका। तो ये आपका स्वर में आता है। इसका मतलब हुआ कि हमें अश भी मिल गया, तो फिर आपका सूत्र काम कर गया यहाँ पर। तो अब आप क्या करोगे बच्चों, अब आप कर लोगे विसर्ग के स्थान पर क्या, रे कर लोगे, यानी विसर्ग को रेफ हो जाएगा। और आप उदाहरण को बना देना, मिला देना, फिर देखते हैं क्या बनता है। चलिए, अब विसर्ग को हम कर लेते हैं रेफ, ऐसे विसर्ग को र हो जाता है, ठीक है। अब इसको मिलाना है। अब जो रे है ये आधा है बच्चों, कैसा है, आधा रे है। तो आधा रे है तो ये कहाँ पर जाएगा, देख लीजिए। अभी देखो, मुनि ऐसे लिखा है। अब जो रे है आधा है, तो इसमें आपको पता है कि कोई भी व्यंजन यदि आधा है तो उसमें स्वर फटाफट मिल ही जाता है। तो इसके अंदर स्वर मिल जाएगा, ठीक है। तो स्वर मिलेगा आगे, जैसे इति है तो यहाँ पर रे में मिल जाएगा ई, तो री बन जाएगा, और ती बच रहा है वो मिला देंगे, तो मुनि रीति बन जाएगा। ये आपका उदाहरण हो गया, मुनि रीति। समझे बात को,
मुनि रीति, इस प्रकार से आपका उदाहरण बन जाता है। चलो दूसरा उदाहरण भी बताते हैं, उसमें आपको और समझ में आता रहेगा। जितने ज़्यादा उदाहरण आप देखोगे और समझोगे उतना ही आपको क्लियर होगा, उतने से अच्छे से आपको समझ में आएगा। एक उदाहरण है भानु। देखो यहाँ भानु हुआ, फिर लिख रहा है असौ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको बनाना है, ये हो गया भानु हूँ। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो आपको क्या देखना है, हमने आपसे कहा कि इच मिलेगा, तो यहाँ पर भानु में ऊ आ रहा है और ऊ जो है वो इच में आता है, बिल्कुल आता है। उसके बाद में विसर्ग मिलेगा, विसर्ग मिल गया। उसके बाद में आपको अश प्रत्याहार देखना है, तो अश प्रत्याहार का पहला ही वर्ण अ आ गया, तो इसका मतलब अश प्रत्याहार भी मिल गया। अब आप क्या करोगे, विसर्ग के स्थान पर रे कर लोगे। अब विसर्ग के स्थान पर रे कर लोगे तो विसर्ग तो हट ही जाएगा और विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा। तो आप ऐसे बनाओगे, देखो भानु तो यूँ की तो है ही है। अब भानु में जो विसर्ग था ये वाला बच्चों, इसका ये कहाँ चला गया, ये आपका रे में बदल गया। ठीक है, तो विसर्ग हट जाएगा तो उस समय रे लिखोगे आप। तो रे लिखोगे तो आप रे ऐसे लिखोगे। ठीक है, आधा है ये, हलंत है ना। अब इसमें आगे जो असौ लिख रहा है, इस असौ में जो अ है, ये अ आपका रे में मिल जाएगा, तो रे बेचारा पूरा हो जाएगा। ठीक है, और नहीं मिलेगा तो ऐसे लंगड़ा रहेगा बेचारा ये। अब हम इसे लंगड़ा नहीं करना चाहते तो इसको सही कर देते हैं, यानी कि अ मिल गया इसमें और आगे सौ मिला, तो सौ अयों की तो मिला देना है, तो बन गया भानु रसौ। ये आपका बन गया भानु रसौ। इस प्रकार से आप उदाहरण बना सकते हैं, कितने भी उदाहरण बना सकते हो, बस नियम आपको ध्यान में रखना है। सूत्र ने क्या बताया आपको वो आपको ध्यान में रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी तरह की। चलिए और भी उदाहरण आपको बना देते हैं, कोई तकलीफ नहीं होगी। अगला उदाहरण है तई आगतम। तही आगतम, ऐसे। ठीक है, अब देखो यहाँ तई, तो यहाँ विसर्ग से पहले आई आ रहा है, आई भी आपका इच में आता है, ई उ री री ए ओ आई औ, इच में आ रहा है, विसर्ग आ रहा है। विसर्ग के बाद में आपको अश मिल रहा है, तो अश में आपको पता है कि सारे स्वर आते हैं, तो आपको आ मिल गया। तो यहाँ पर रे कर देंगे, तो रे करते ही आपको बना देना है तई रागत्य। ठीक है, ऐसे बन जाएगा तई, फिर रे हो जाएगा, इस रे में आपका आ मिल जाएगा और फिर गतम बचता है वो जोड़ देना है, तो बन जाएगा तई रागतम। क्या बन जाएगा, तई रागतम। बना क्या नहीं बना, ऐसे बताइए। एक उदाहरण है आपके सामने, धेनु प्लस गच्छति, धेनु प्लस गच्छति। अब आप बताइए बच्चों क्या बनेगा इसका, धेनु प्लस गच्छति जो उदाहरण है इसका रूप कैसे बनेगा बताइए जरा आप भी, क्योंकि आपने समझ लिया है ना अच्छे से। तो आप बताइए क्या बन जाएगा यहाँ पर, धेनु हूँ। तो सिंपल सा है कि रे, जो रे है आपका, अब वो रे जो है वो किस प्रकार से मिलेगा, कहाँ पर लिखा जाएगा। तो देखिए हमने आपको कहा कि जब रे या कोई भी व्यंजन हलंत होता है तो उसमें आपका क्या मिल जाता है, स्वर मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर धेनु के आगे जो आपका विसर्ग है, जब उसका रे बनेगा तो ऐसे रहेगा, देखो धेनु और रे। ठीक है, आगे है गच्छति, ऐसे। ये आपकी कंडीशन रहती है, समझ गए बात को। अब इसमें कोई भी स्वर है नहीं जो मिलेगा इसमें रे में आके, तो इसमें कोई स्वर है ही नहीं, तो क्या मिलेगा, इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आप इसको ऊपर भेज सकते हो। ठीक है, जब ये अकेला है, स्वर नहीं है, तो ये ऊपर चला जाता है, तो ये बन जाएगा धेनुर गच्छति, यानी ग के ऊपर चढ़ जाएगा। ये कहाँ पर, ग के ऊपर चला जाएगा, ये ऐसे ऐसे ऊपर लिखा जाएगा ना, ऐसे ऊपर की, ऐसे धेनुर गच्छति ऐसे हो जाएगा, धेनुर गच्छति। समझे बात को, ये आपका धेनुर गच्छति बन जाता है। अब आगे मान लो कोई स्वर होता तो उसमें मिल ही जाता, तो ऐसे बन जाएगा ये, जैसे ये देखो धेनुर गच्छति। बात समझ गए होंगे, धेनुर गच्छति आपका बन गया रूप। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुल मिला के आपको विसर्ग के स्थान पर रे करना है और उसके बाद में तो मिलान करना है आपको, जैसे हिंदी में मिलाते हैं हम, वर्ण विन्यास करने के बाद में आपस में मिलाते हैं, वही बात है, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं बच्चों। एक उदाहरण और, जैसे मान लो एतहि और भक्षितम है, भक्षितम, ऐसे एतहि प्लस भक्षितम। तो इसमें भी आपको विसर्ग के स्थान पर रे कर देना है, क्योंकि यहाँ पर तो आपका तई में आई आ रहा है जो कि इच है, और इधर आपको भ आ रहा है, तो भ भी आपको 3 4 5 में से कोई वर्ण है कि नहीं, बिल्कुल है। प फ ब भ चौथा वर्ण है ये,
ये 4 नंबर का वर्ण आ रहा है, इसका मतलब बिल्कुल सही है, नियम आपका लग रहा है, ये 4 नंबर पे आ रहा है ना वर्ण। तो हो गया काम। विसर्ग के स्थान पर आपको बताया हमने 3, 4, 5 में से कोई भी वर्ण हो सकता है। तो आपको चौथा मिल गया ये वाला भ, ये है ना भ। अब आप क्या करोगे, रे कर लोगे, तो रे जैसे ही करोगे तो क्या बनेगा, देखो ऐसे बन जाएगा बच्चों। अब यहाँ भी आपका रे जो है ऊपर चला जाएगा, ऐसे बन जाएगा भक्षितम। तो बन जाएगा एतैर्भक्षितम, एतैर्भक्षितम। बना के नहीं बना बच्चों, बिल्कुल बन जाता है। तो इस प्रकार से आपके ये उदाहरण, हमने एक एक उदाहरण सारे बता दिए आपको, जो भी इंपॉर्टेंट उदाहरण हैं, इनसे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है बच्चों। और नियम आपको समझ में आया तो उदाहरण चाहे कहीं से भी कोई भी पूछा जाए, आपका गलत कभी भी नहीं हो सकता है। अब इसके अंदर कुछ अपवाद वाले उदाहरण हैं, उनको हम आपको बता देते हैं। कुछ इसमें अपवाद के हैं, उनको कैसे बनाते हैं, उनका रूप क्या बनेगा, वो भी देख लीजिए आप, ठीक है। जैसे एक है आपका अपवाद है ये, ठीक है। अपवाद में सामान्य नियम नहीं लगता है बच्चों, अपवाद सब जगह पाए जाते हैं, आपको पता ही है। जैसे पुनः और अत्र, ये है। अब यहाँ पुनः और अत्र है तो ये अपवाद है, तो यहाँ पर आपको विसर्ग के स्थान पर रे करना है। क्या करना है, विसर्ग के स्थान पर रे। जैसे ही आप रे करोगे तो ऐसे बनेगा, देखो पुनः विसर्ग को रे हो गया, ऐसे आगे आपका अत्र है। अब जो रे और ए है ये आपस में मिल जाएंगे, तो ऐसे मिलेंगे पुनरत्र, ऐसे ऐसे बन जाएगा पुनरत्र, ठीक है। इस प्रकार से ये बन जाएगा। कुल मिला के ये है कि इसमें विसर्ग जो दिख रहा है आपको, इसका रे बना देना है, और रे बनाने के बाद में आपस में मिला देना है, ठीक है। तो फिर कैसे बन जाएगा वो आपको समझना है, ऐसा बन जाएगा ये पुनरत्र। सिंपल है, क्योंकि जो विसर्ग के स्थान पे जो रे हुआ है ये वाला, इस रे में आपका ए मिल जाएगा, क्योंकि रे जो है वो हलंत होता है बेचारा। अब ये तो लंगड़ा है ना, अब इसमें बेचारे में ए जोड़ दो आप, ये अ जोड़ते ही आपका ये पूरा रे हो जाएगा ऐसे, और यही तो आपको यहाँ दिख रहा है ये, ठीक है। ऐसे आप बना लेंगे इसमें। और इसके अलावा और भी उदाहरण देखिए आप अपवाद वाले, इनको थोड़ा सा याद रख लेना अलग से, क्योंकि अपवाद में ये होता है कि भाई जो नियम बताया वो नियम आपका यहाँ अप्लाई नहीं होता है, बस वो डायरेक्ट बनते हैं आपके। जैसे हमने कहा कि भाई 2 और 2 4 होते हैं, लेकिन अपवाद हुआ कि भाई 9, आपको बताया कि अपवाद के रूप में 9 और 5 मान लो आपके 14 होते हैं, लेकिन हमने कहा नहीं 15 है। तो कहने का मतलब अपवाद में कुछ अलग होता है, ठीक है। जैसे एक उदाहरण है अपवाद का, प्रातः गच्छति। देखो प्रातः गच्छति, ठीक है। अब देखो प्रातः गच्छति है, तो यहाँ पर आपको विसर्ग कर जो दिख रहा है इसको रे बना देना है। जैसे यहाँ विसर्ग का रे बनाओगे तो देखो सिंपल सा है, जो रे है वो आपका ऊपर चला जाएगा गच्छति के ऊपर, ऐसे तो बन जाएगा प्रातः गच्छति, बन गया। प्रातः गच्छति का क्या बनेगा बच्चों, प्रातः गच्छति बन जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। विसर्ग को आपको सिर्फ विसर्ग पे ध्यान देना है, विसर्ग के स्थान पर रे कर देना है, और उसके बाद में मिला देना है। मिलाते समय आपस में आपको ध्यान रखना है, किसी भी वर्ण को गलत नहीं मिलाना है, सही मिलाओगे तभी सही बनेगा। अगला इसमें उदाहरण है आपका पितः वंदे, पितः वंदे, और ऐसे ही आपका एक बन जाएगा मातः वंदे, ठीक है। अब देखो इसमें आपको दोनों ही उदाहरणों में विसर्ग जो दिख रहा है, इन विसर्ग के स्थान पर रे करना है। यदि पहले उदाहरण की बात करें तो पहले उदाहरण में जैसे पिता है तो रे होता ही आपका बनेगा ऐसे पिता, और इसके बाद में जो रे है वो रे आपका चला जाएगा ऊपर, ऐसे ऐसे चला जाएगा यूँ, तो बन जाएगा पितर वंदे। समझ गए बात को। ऐसे यहाँ पर बन जाएगा मातर वंदे, पितर वंदे, मातर वंदे। इस प्रकार से बच्चों हमने आपको बताया कि यहाँ पर रे जो है वो किसके स्थान पर होता है, विसर्ग के स्थान पर। कैसे होता है ये हमने नियम बताया था, सूत्र बताया था, इचोश विसर्गस्य रेफः, यानी विसर्ग के स्थान पर रेफ हो जाता है, ये अर्थात विसर्ग को रे हो जाता है। कैसे हो जाता है ये हमने आपको नियम बताया था। ये जो विसर्ग है ये विसर्ग आपका किस में बदल जाएगा बच्चों, ये बदल जाएगा आपका रेफ में। किस में, रेफ में। यानी कि इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा। कब हो जाएगा, इस विसर्ग से पहले यदि
इच प्रत्याहार हो तो, और विसर्ग के बाद में यदि अश प्रत्याहार हो तो। ये कंडीशन थी, ठीक है। ये आपको कंडीशन हमने बताई थी कि भाई जो इच आप विसर्ग देख पा रहे हो, इस विसर्ग से पहले, ठीक है, जैसे हमने यहाँ तीर करके बताया इधर आपको, विसर्ग से पहले आपको इच प्रत्याहार मिलेगा और बाद में आपको अश प्रत्याहार मिल जाता है। तो बेचारा जो बीच में आप देख पा रहे हैं विसर्ग, इसके स्थान पर रह कर देते हैं। ये हम नियम आपको बता दिया अभी, ठीक है, और उदाहरण भी हमने समझा दिया अच्छे से आपको। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो आपने अच्छे से सुना। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। अब तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस पर आपको मिलती रहेगी एजुकेशन जुड़ी एकदम इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट जानकारी। दोस्तों मैं आप सबका दोस्त लखनलाल माली आपसे विदा लेता हूं और फिर आपसे मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ में दोस्तों। तब तक लिए जय हिंद, जय तू भारत।